टेक्निकल इशू होने की वजह से वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। नेक्स्ट टाइम आपके सामने लाइव क्लास जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास में आगे जो क्वेश्चन आ रहा था वो क्वेश्चन नंबर था 8, जिसके अंदर हमें देखना था कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन की बात करते हैं तो देखिएगा जरा यहाँ पे, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रहता है। वर्षा ऋतु में क्या रहता है? शुष्क रहता है। और क्यों रहता है इसका कारण भी इसी के अंदर दिया गया है। इसी के साथ देखिए तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून जो पवने हैं उनके क्या है? समांतर है। बिल्कुल सही है। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय जो शाखा है उसका वृष्टि छाया प्रदेश है। क्या है ये? वृष्टि छाया प्रदेश है। इसका मतलब इसमें क्या है? उपयुक्त तीनों सत्य है। तो इसका आंसर बनेगा तीनों सत्य है। इस प्रकार से कथन आपके सामने आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा भारत में पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत में कौन सी वनस्पति का प्रकार नहीं पाया जाता? तो देखिएगा जरा, सदाबहार वन ये हमारे राज्य भारत के अंदर अगर देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर मिलेंगे। पर्णपाती वन जो है पूरे भारत के अंदर मिलते हैं, जिन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ज्वारीय वन जो कि मैंग्रोव वन कहलाते हैं, जो कि तटों की रक्षा करते हैं ज्वार भाटा के समय। तो कौन से वन भारत में नहीं है? तो भूमध्य सागरीय वन भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 10 आ गया है। निम्न में से कौन सा वन विनाश का कारण नहीं है? कौन सा वन विनाश का कारण नहीं है? औद्योगिकरण। जी हाँ, औद्योगिकरण वन विनाश का कारण है। औद्योगिकरण कह दें या शहरीकरण कह दें, और अनियंत्रित पशुचारण कह सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे चारागाहों का विकास किया जाए, चारागाहों का यदि विकास कर दिया जाए तो वन विनाश नहीं होगा, यानी कि ये वन विनाश का कारण नहीं है। आर्थिक विकास की परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं यहां पर भी इसके अंदर वन विनाश के बारे में आता है कि यानी कि वनों की कटाई अधिक की जाएगी तो भी वन विनाश होगा। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो देखिएगा जरा, कांप। कांप मृदा जो है इसे कच्छारी भी कहते हैं। कांप है, कच्छारी है, और इसी को ही कहते हैं जलोढ़ मृदा, यानी कि यही है सबसे इसकी उपजाऊ मिट्टी, जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। दोमट मिट्टी जिसे हम कह देते हैं, दोमट मिट्टी। काली मृदा जो है ये महाराष्ट्र में मिलेगी। लेटेराइट जो है ये पर्वतों के यानी कि जो पश्चिमी घाट है वहां पर मिलेगी, और वन मृदा जो है हमें पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी जहां पर हिमालय पर्वतमाला है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हमारे पास में कौन सा बनेगा? कांप मृदा बनेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 11-12 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि भारत में बलुई मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ, कहां पाई जाती है बलुई मिट्टी? देखिएगा जरा, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से ऑप्शन आपके पास में आ चुके हैं 5, हालांकि ऑप्शन आने चाहिए थे 4। यहाँ पर स्पेस यहाँ पे एंटर कर दिया गया, जिस वजह से ये दोनों एक ही ऑप्शन में थे। ये दोनों एक ही ऑप्शन में थे। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ की मरुभूमि जो है यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन अलग जो है ये आंसर इसका नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। रेहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश है। टिहरी पंजाब, सलाल जम्मू कश्मीर, इडुक्की जो है केरल। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा टिहरी, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, टिहरी परियोजना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो यूरेनियम कहां से मिलता है? झारखंड से। थोरियम असम, सोना कर्नाटक, सीसा जस्ता राजस्थान। तो कौन सा आंसर बनेगा इसके अंदर? तो यहाँ आंसर बनने जा रहा है थोरियम, जो कि असम में ना होकर के कहा मिलेगा? केरल के अंदर मिलेगा। ये कहां मिलेगा? केरल के अंदर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण का कारण नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीकरण करना है, एक स्थान पर उसको इकट्ठा करना है, तो कौन सा उसका कारण नहीं बनेगा? देखिए कच्चा माल, अगर कच्चा माल मिलेगा तो उसी क्षेत्र में हमें सूती वस्त्र उद्योग लगाना है। शुष्क जलवायु, बाजार की सुविधा और कुशल श्रमिक। तो हमें बताना क्या था कि स्थानीकरण का कारण नहीं है। तो स्थानीकरण का कारण कौन सा नहीं रहेगा? तो शुष्क जलवायु इसका कारण नहीं है।
तो क्योंकि क्या चाहिए अपने को, कच्चा माल चाहिए, बाजार की सुविधा, कुशल श्रमिक अपने को चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि को कहा जाता है, भारतीय कृषि को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मानसून का जुआ कहते हैं, मानसून का जुआ, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड करती है। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है, तो जैविक कृषि देखिएगा जरा, सिक्किम राज्य ने 2003 से ही जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है और ये 2016 तक पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन चुका है। इसने रासायनिक उर्वरकों को बिल्कुल ना कर दी है, यानी हमारा आंसर कौन सा बनेगा, सिक्किम बनेगा। और यदि राजस्थान में पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जैविक कृषि को बढ़ावा कहां पे मिल रहा है, तो वो मिलेगा डूंगरपुर के अंदर मिलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असुमेलित है, तो देखिएगा जरा यहाँ पे स्थानांतरण कृषि के प्रकार जिसमें आता है वालरा, वालरा कहाँ पे है, राजस्थान में कहते हैं खील, केरल पोडू, आंध्र प्रदेश झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत। तो हमारा आंसर जो है इसमें बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है खील, जो कि केरल में ना कहकर इसे कहते हैं हिमालय के क्षेत्र में, ये कहां पर कहते हैं, हिमालय के क्षेत्र में खील कहा जाता है। किसे कहते हैं, स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। ओके इसके बाद में बात आती है कौन सा रोपण कृषि की फसल नहीं है, रोपण जिसे रोपना होता है यानी कि उसको बारीक बारीक से लगाया जाता है, तो इसमें कौन है, चाय भी है, रबड़ है, केला है, यानी कौन नहीं है इसके अंदर, तो मक्का रोपण कृषि में नहीं आता, रोपण फसल में नहीं आता है। रोपण के अंदर चाय के अलावा कॉफी, कोको ये सब भी आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, सर्वाधिक जिले, सर्वाधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, जयपुर की है। जी हाँ, जयपुर तो सभी में सेम पड़ा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास में आती है कौन सी, जोधपुर की, तो जोधपुर 2 के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों हमारे ऑप्शन कट जाते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा नंबर अलवर का आता है, तीसरा अलवर का आता है, अलवर के आगे 3 लिखा हुआ है तो ये तीसरा स्थान है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा बनेगा, 1 नंबर आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आता है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, और 5वां भी पूछ लिया जाए तो आंसर कौन सा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाले की बात करेगा तो सबसे कम जनसंख्या वाला जैसलमेर है, सेकंड प्रतापगढ़ और थर्ड सिरोही, बूंदी नहीं मिलेंगे अपने को, सिरोही और बूंदी मिल जाएंगे। कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है, तो कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है, तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं जिसके अंदर मरुस्थल, पर्वत और मैदान और पठारों की बात होती है। तो यहाँ देखिएगा क्या क्या आ चुका है हमारे पास में, मरुस्थल आ चुका है बिल्कुल, मैदान आ चुके हैं, पर्वत आ चुके हैं, तो पठार, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बघेलखंड का पठार नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, हाड़ौती का पठार है। राजस्थान में कौन सा है, हाड़ौती का पठार यहाँ पर आता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो शीतकालीन वर्षा है जो कि जनवरी के अंदर होती है, दिसंबर जनवरी में होगी। शीतकाल के अंदर जो वर्षा होगी ये होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होने वाली वर्षा कहलाती है, जिसे मावठ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार प्राचीन सरस्वती नदी जो है, जहां पर वर्तमान में घग्गर का नाम कहा जाता है, तो उसका उद्गम स्थान कौन सा है, यानी इसका उद्गम कहां से होता था, तो उसका उद्गम होता था रोपण हिमनद, जो कि शिवालिक श्रेणी में स्थित रोपण हिमनद है, वहां से उसका उद्गम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर नहीं है, जी देखिएगा ये क्वेश्चन, ये क्लास पूरी की पूरी करवाई गई है, यूट्यूब पर आप देखना चाहें तो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को भी आप अच्छे तरीके से लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा जरा कितनी लिफ्ट नहरें हैं, तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसकी अंदर यानी यहाँ पे अपने से बताना है कि कौन सी इसमें नहीं है, तो 7 लिफ्ट नहरें हैं और इसकी 9 शाखाएं हैं, जिसमें से देखेंगे तो सागरमल गोपा जो है ये इसकी लिफ्ट नहर ना होकर के ये क्या है, ये इसकी शाखा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा बनता है, सागरमल गोपा बनता है। ओके आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहेंगे, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो देखिएगा किसे कहते हैं, तो खेजरी कहलाती है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहलाती है।
इसके बाद में आगे चलते हैं तो आता है निम्न में से असुमेलित कौन सा है। असुमेलित यहाँ अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो ताल छापर अभ्यारण्य जो है चूरू में है, जी हाँ बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिल्कुल सही। रामगढ़ विषहरी बारां की बजाय बूंदी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बूंदी में मिलेगा। और इसके बाद में नेक्स्ट जमुआ रामगढ़ जो है ये भी सही है। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया इसका आंसर रामगढ़ विषहरी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर क्या देखेंगे आप, क्या नदियों के द्वारा हो रही है यहाँ पे मृदा का अपरदन, भूस्खलन हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है या नालीदार अपरदन हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है वायु के द्वारा, यानी कि पवन के द्वारा, आंधियों के द्वारा यहाँ पे अपरदन होता है। डेगाना की रेवती, रेवत पहाड़ी, रेवती की बजाय क्या आएगा यहाँ पे, रेवत पहाड़ी आएगा। तो रेवत पहाड़ी, बाकरी पहाड़ियां जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज का यहाँ पे जमाव है, तो किसका जमाव रहेगा, टंगस्टन का जमाव यहाँ पे है, जो कि सर्वाधिक उच्च गलनांक की वस्तु होती है। उच्च गलनांक की जो धातु है वो कौन सी है, टंगस्टन कहलाती है। सौर ऊर्जा की राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा की राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, वर्ष में अधिकांश दिन मौसम साफ रहता है, मेघ रहित रहता है, बादल होते ही नहीं है। यहाँ पे राजस्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो क्या इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कर्क रेखा के पास में है। इसका मतलब सूरज भी यहाँ पर सीधी किरणें पड़ती रहती है। राजस्थान में संयंत्र लगाने के लिए बंजर भूमि उपलब्ध है, जी हाँ बिल्कुल खूब बंजर भूमि है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास में कौन सा बनेगा, उपरोक्त सभी बनेगा। ओके, चलिए जरा सुमेलित करें, सुमेलित करना है। दोआब क्षेत्र जो है, दोआब क्षेत्र को मिलाना है, उनकी नदियों के साथ मिलाना है, नदियों के क्षेत्र के साथ मिलाना है। तो बिस्त दोआब जो है, बिस्त, तो यहीं से इसके शब्द निकालेंगे। बिस्त बै से ब्यास, सत से सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए जरा, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, सुमेलित है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कौन सा, ये गलत हो गया, ये बनेगा ब्यास और सतलज के बीच। बारी, बै से ब्यास और रै से रावी, ब्यारी, बारी और रावी, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया हमारे पास में। अच्छा, सुमेलित करना है अपने को, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, बिस्त, ब्यास और सतलज, ये हो गया हमारे पास में। बारी, ब्यास और रावी हो गया है। ताज, ताज की बजाय यहाँ पे होता है चाज दोआब, कौन सा होता है, चाज होता है, चाज। तो फिर जैसे बन जाएगा चेनाब और जैसे बन जाएगा झेलम, जैसे बन जाएगा झेलम, तो चेनाब और झेलम के बीच में कौन सा आ गया, चाज दोआब है। रचना दोआब है, रै से रावी है, चैना से चनाब, चनाब बन जाता है, तो रावी और चनाब के बीच में होगा। तो ये हो गया हमारे पास में सुमेलित, तो ये सुमेलित कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा निगम राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों हेतु कार्यरत है, कुटीर उद्योगों के लिए कार्यरत है। तो देखिए लघु व कुटीर उद्योगों के लिए तो कौन सा रहेगा, राजस्थान लघु उद्योग निगम इसके साथ में संबंधित रहेगा। और नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे, तो अब बारी आती है हमारे जो सुरेंद्र सोडी सर है उनकी बारी। तो देखेंगे अब इसके बाद में आपको वही कंटिन्यू करवाते हैं आगे क्लासों को। तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके इसी वीडियो पर वापस लौट। सभी को नमस्कार। तो आज हम चलते हैं राजस्थान का जो कल्चर का टॉपिक है जिसका नाम है जनजातियां। और आपको सभी को ध्यान रहे कि जो हमारा वीडियो का पेपर है उससे पहले आपने जनजातियां वाला टॉपिक अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको परीक्षा के हॉल में जरूर ये क्वेश्चन इनके मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जनजातियां वाला टॉपिक है, आसान टॉपिक है और पढ़ के जरूर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया क्वेश्चन में भील और ग्रासी जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। तो यहाँ याद रख लो, जो दापा शब्द है इसका क्या अर्थ है, तो याद रख लो। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा आंसर है कन्या पक्ष द्वारा जो वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, और उसके बाद में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, और दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, और कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो आपको याद रख ले, दापा का शब्द होता है कि जो लड़की वाले होते हैं वो पैसा लेते हैं, याद रख लेना। तो इसका आंसर रहेगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आंसर रहेगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भील जनजाति में कशाबू जो है कौन पहनता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है वीडियो में, तो इसको फिर एक बार हम लेकर आए हैं। तो इसका आंसर जो आपको सभी को याद है, इसका आंसर आएगा महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है भाई? महिलाएं, जो भील जनजाति की होती है। फिर उसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। तो याद रख लो, धारी संस्कार की अगर बात आती है तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रासिया। कौन सा रहेगा भाई? ग्रासिया जो जनजाति है इसके लिए। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं 35 नंबर जो क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो इसमें याद रख लो कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जनजातियां और उसका क्षेत्र को लेकर के। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, याद रख लेना। जनजातियां जितनी भी है उसके क्षेत्र, उनके जिले भी याद रख लेना, कौन सी जनजाति कौन सा स्थान रहेगा। तो इसके हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा सहरिया। तो सहरिया जनजाति आपको सबको पता है, इसका संबंध रहेगा 12 जिले से। किससे रहेगा भाई? 12 जिले से। फिर उसके बाद में कथोड़ी हम पढ़ाते हैं, तो आपको बताते हैं कि जो कथोड़ी है वो रहती है मेवाड़ में। कहा रहती है? मेवाड़ कहे तो उदयपुर जिला, और उदयपुर में सर्वाधिक भील रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी रहती है कथोड़ी। और उदयपुर जिला है सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला है। तो याद रख लो, जो कथोड़ी है वो कहाँ रहेगी? मेवाड़ में। कहाँ रहेगी भाई? मेवाड़ में। और ग्रासिया की हम बात करते हैं, तो ग्रासिया बहुत ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे हैं। कहां पर? आबू रोड में। और आबू रोड में उसके बाद रेवाड़ी जाति जो है, और इसका संबंध रहता है मारवाड़ से। और मारवाड़ से याद रख लेना बाबूजी, याद रख लेना। तो ये 4 जो आंसर थे हमारे क्वेश्चन थे, इसमें सहरिया जनजाति याद रख लो 12 हो गया, कथोड़ी होगी, मेवाड़ हो गया, ग्रासिया जनजाति थी जो जिसका आंसर हमने लिखा है आबू रोड हो गया, रेवाड़ी का है मारवाड़। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस जनजाति को वन पुत्र कहा। तो याद रख लो, वन का पुत्र, और ये जनजाति रहेगी भील। कौन सी रहेगी भाई? भील के लिए शब्द कहा गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है सहरिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। और ये जंगल के निवासी जंगल होता है। क्या होता है भाई? इसका आंसर जंगल आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर रहेगा जंगल रह जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जनजाति है जिसके पुरुष भी स्त्रियों के समान ही गहने पहनते हैं। तो इसमें सांसी है, कथोड़ी है, डामोर है और सहरिया है। तो इसका आंसर राइट रहेगा आपका डामोर जाति रहेगी, याद रख लेना। तो जो महिलाएं होती है और जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के समान क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति क्षेत्र में गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ सहरिया जनजाति है। तो यहां से आपको जब भी क्वेश्चन उठता है तो बहुत आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सब अलग अलग जनजातियों में अलग अलग इनके मुखिया को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको भी एक सारणीबद्ध तरीके से आपको याद रहना चाहिए। तो सहरिया जनजाति की बात करते हैं, तो सहरिया जनजाति में याद रख लो, इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है कोतवाल। क्या कहलाता है भाई? कोतवाल। और जो ग्रासिया का है वो है कौन सा है? सहलोत है। कौन सा है? सहलोत है। और उसके बाद हम बात करते हैं, जो फालिया होता है, जो तो ग्रासिया जनजाति होती है, उसमें जो पंचायत का मुखिया होता है उसको फालिया कहते हैं। और उसके बाद गमेती जो होती है, ये याद रख लो, ये तो एक छोटी इकाई होती है गांव में, उसको गमेती कहते हैं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कौन सा रहेगा? कोतवाल रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? कोतवाल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो हाथी मना जो नृत्य है इसका राइट आंसर है। और घुटनों के बल पर बैठ करके जो नृत्य की जाता है शादी के अवसर पर, ये हाथी मना इनका जो नृत्य रहेगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भीलों की भाषा में डिपाडा का अर्थ है। इसमें याद रख लो, ये जो शब्द है डिपाडा शब्द है, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा तंग धोती। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा तंग धोती रहेगा। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कंप्यूटर से संबंधित है। तो आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाएंगे मनप्रीत सर, तो आप बने रहिए। और चलते हैं अगले कंप्यूटर के सर के लिए, मनप्रीत सर को का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो अपने वीडियो के एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं या बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन आंसर के ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग का, दूसरा है कंट्रोलिंग का, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग का, और 4 नंबर है इनपुटिंग का, और 5 नंबर है आउटपुटिंग का।
तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो इस प्रकार है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो प्रोसेसिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग का भी काम करता है, इनपुट यूनिट का भी काम करता है और आउटपुट यूनिट का भी क्या करता है, काम करता है। तो इसमें कंप्यूटर हमारा कौन सा काम नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग का काम कभी नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन है, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। जो हम कंप्यूटर में जो सूचनाएं तैयार करती हैं या डाटा पे प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। जो हमारे पास डाटा होता है उस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, डाटा का मतलब होता है रो फैक्ट। ठीक है, डाटा का मतलब क्या होता है, रो फैक्ट मतलब कच्चे तथ्य, कच्चे तथ्य। ठीक है, तो इसमें कच्चे तथ्य में क्या आ सकती है, संख्या, ठीक है, चिन्ह भी आ सकती हैं, दी गई सूचना ये भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो 4 नंबर रहेगा, चिन्ह है वह संख्यात्मक सूचनाएं। ठीक है, सूचना से संबंधित आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, 4 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाती है। तो इसमें जो हमारे कंप्यूटर में जो डाटा चलता है या उसमें सूचनाएं आती हैं उनको चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में कौन सा घटक शामिल है। तो स्टोरेज के लिए कौन सा घटक, जो घटक होता है वो क्या होता है, शामिल होता है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद उस पर क्या होता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जो ये काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, मतलब किसी ना किसी डाटा पे हो रहा है, किसी ना किसी पे क्या हो रहा है, डाटा पे हो रहा है। और डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो इसमें प्रोसेसिंग दे रखी है, आउटपुट दे रखा है, स्टोरेज दे रखी है, इनपुट दे रखी है। तो बाय मिस्टेक इसमें जो अपना जो 5 नंबर ऑप्शन था वो क्या था, डाटा था। क्या था, 5 नंबर ऑप्शन क्या था, डाटा था। तो इसका जो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डाटा रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण, ठीक है, फैशन में व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब ऐसा डाटा जिसे हम क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। तो दुनिया का सबसे जो पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, अबेकस है। ठीक है, तो उसके बाद अबेकस के बाद डेवलपमेंट हुआ, पास्कल हुआ। ठीक है, उसके बाद ब्लेज पास्कल, ऐसे ऐसे करके निम्न वैज्ञानिक आए। ठीक है, तो इसमें क्या है, गणना करने वाली सबसे पुरानी मशीन कौन सी है, अबेकस है। उसके बाद अबेकस का जो निर्माण हुआ था वो कहां पे हुआ था, चीन में हुआ था। कहां पे हुआ था, चीन में हुआ था। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। वही क्वेश्चन अपने नेक्स्ट आगे इसको पढ़ चुकी हैं। तो अबेकस का निर्माण कहां पे हुआ है, चीन में हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मैकेनिकल एडिटिंग मशीन, ठीक है, जिसमें जोड़ था। मतलब ऐसी जो कंप्यूटर की जो मशीन जिसमें हम क्या कर सकते थे, जोड़ कर सकते थे, वो किस प्रकार का, जो कौन सा कंप्यूटर आया था, तो वो कौन सा था, पास्कल मशीन थी। किस प्रकार की मशीन थी, पास्कल मशीन थी। पास्कल मशीन किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, किसने बनाई थी, ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ठीक है, आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो यहीं पे अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं।